वजीर आजम शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत आला सलार और बहुत जबरदस्त फाइटर है। अच्छा, सैयद उसने नहीं कहा था, ये अता तारा ने अपने से डाला और गलती होगी, हाफिज भी साथ डालना चाहिए था। पाकिस्तान और भारत की जंग में बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया। जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अच्छा, ना सिर्फ 11 तैयारे गिराए गए बल्कि उन्होंने कहा जी बड़े कीमती तैयारे गिराए गए। अब तैयारे 11 हो गए। ये 6 से सिलसिला शुरू हुआ, 7, 8, 9, 10, अब 11 हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को पाकिस्तान से कोई ऐसा काम पड़ गया है जो काम निकालने के लिए अब वो खुशामद भी कर रहे हैं। देखिए क्या काम हो सकता है। एक तो देखिए गजा के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और तमाम मुस्लिम ममालिक को उन्होंने आगे लगाया। अभी उन्होंने $7 अरब बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में इकट्ठे किए हैं। इसमें कतर ने $1 अरब दिया, सऊदी अरब ने पैसे दिए, अरब ममालिक ने ज्यादातर पैसे दिए, जबकि कुछ ममालिक जो है वो इसके अंदर फौज दे रहे हैं। जिन ममालिक ने अभी तक फौज भेजने का बाकायदा ऐलान कर दिया उनमें इंडोनेशिया, मराकश, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया, ये ममालिक हैं जिनका ऐलान कर दिया गया कि 5 मुल्क अपनी फौज भिजवा रहे हैं। इसके बाद और ममालिक भी अपनी फौज भेजेंगे। पाकिस्तान अपनी फौज भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तानी फौज की या किसी फौजी की कोई मुठभेड़ ना हो वहां फलस्तीनियों के साथ या हमास के साथ। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो नुक्ता नजर है इस सारी फोर्स को वहां पहुंचाने के पीछे, वो तो हमास को गैर मुसल्ला करना है और हमास का खात्मा करना है। वो हमास को एक बहुत बड़ा खतरा समझते हैं इसराइल के लिए, उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस फोर्स के अंदर अभी तक जो फौजें गई हैं या जा रही हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी की ड्यूटी मिले, इससे ज्यादा कोई काम उन्हें करना ना पड़े। अब यहां मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, वो बड़े जबरदस्त तजजियाकार हैं, वो चीजों को बड़ी गहराई से देखते हैं। कुछ एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी यही थोड़े दिन पहले मुझे बात कही थी। दावा उनका यह था कि ये जो इसराइल बार बार कह रहा ना कि तुर्की की फौज हम नहीं आने देंगे, ये उन्होंने दावा किया कि ये एक तरह की नूरा कुश्ती है और आप तुर्की की फौज को देखेंगे कि वो वहां मौजूद होगी गाजा में। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी कि तैयब उर्दगान ना बहुत समझदार है, वो चाहते हैं कि उनकी फौज गाजा में जाए और यही बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनके मुल्क के अंदर रद्देवल बड़ा सख्त आ सकता है, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है मुबैना तौर पर कि इसराइल मना करे कि हम तुर्की की फौज नहीं आने देंगे। और फिर जब हम तुर्की की फौज भेजेंगे तो हम कहेंगे देखिए इसराइल के मना करने के बावजूद हमारी फतह हुई, हमने अपनी फौज भिजवा दी गाजा में और हमने जबरदस्ती भिजवाई। अब ये फौज काम क्या करेगी ये सब जानते हैं। तुर्की की फौज हो, पाकिस्तान की हो या इंडोनेशिया की हो या कोसोवो की हो, जिसकी भी हो, ये फौज इसराइल की हिफाजत करेगी, इसराइली सरहदों का तहफ्फुज करेगी और असल काम यही है। अब तैयारे जो है वो 11 कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आने वाले दिनों में जो है, और ये अता तारड़ खुद बता रहे हैं 11 कर दी। शर्म भी नहीं आती भाई, आप तो बताए ना कि 11 नहीं है, 6 है, 7 है। 6 तैयारे थे ना पहले, तो अब ये डबल हो रहे हैं, 11 कर दिए, ये थोड़े दिनों में दर्जन हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लगता है मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। अगर ये तादाद ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप ने हाफ सेंचुरी कर देनी है इंडियन तैयारों की, और फिर एक दिन पता चलेगा कि इंडिया का कोई भी तैयारा अपने हैंगर में नहीं है, सारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए। तो पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के तैयारे तबाह किए हैं, लेकिन ऐसे तो ना करें आप। अब तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। पता नहीं कौन सा काम डोनाल्ड ट्रंप को पड़ गया, भी ईरान के ऊपर भी इन्होंने अटैक करना है। जो धमकियां आ रही हैं और जो सिचुएशन रिपोर्ट हो रही है, कुछ यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों को खबरदार किया है। 1-2 ममालिक ने कहा अपने शहरियों को कि निकल जाओ वहां से फौरन ईरान से, कि अमेरिका एक बड़ा अटैक कर सकता है, और यह बात रिपोर्ट हो रही है। ईरान ने और रशिया ने यह कहा है कि अगर यह अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर, तो इसके संगीन नताइज होंगे और वापस जवाब दिया जाएगा। ये ईरान कह रहा है जवाब देंगे, रूस कह रहा है कि इसके संगीन नताइज होंगे। अब इनके पास क्या इंफॉर्मेशन है या कौन से हथियार है, ये पता चलेगा अगर लड़ाई होगी तो। लेकिन अमेरिका चाहे ईरान के साथ लड़ाई करे, चाहे उसके चीन के खिलाफ वफादात हो, चाहे उसे खित्ते के अंदर मादनियात के मामला देखने, कुछ भी करना हो, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत इस रीजन में कुछ हद तक पड़ेगी, अगर तो वाकई वो इन पंगों के अंदर आना चाहता है। और पाकिस्तानी फौज अगर चली जाती है वहां पे गाजा में, तो काफी हद तक अमेरिका अपना काम निकलवा सकता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस हद तक जाता है और कहां तक जाता है। शहबाज शरीफ ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। एक तो मैं आपको यह बताऊं कि शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी तकरीर में इसराइल की मजम्मत नहीं की। इसराइल लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं बताया कि किसकी तरफ से हो रही है, जुल्म कौन कर रहा है। कुछ और ममालिक हैं जिन्होंने यह बात बोली कि इसराइल सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और ज्यादती कर रहा है, फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने यह बात नहीं की, क्योंकि उन्हें तकरीर एस्टेब्लिशमेंट ने लिख कर दी थी, तो उन्होंने कहा जी इसराइल को आपने नाराज नहीं करना, ऐसा लगता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की तकरीबन 70-80% टाइम में,
और थोड़ी सी बात उन्होंने ये की कि जी फलस्तीन के अंदर अमन आना चाहिए, गजा के अंदर अमन आना चाहिए, और जो सीज फायर वॉयलेशन है वो नहीं होनी चाहिए। अब जब आप कहते हैं ना सीज फायर वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा लगता है जैसे दोनों तरफ से हो रही है। भाई ये तो एक तरफा है ना, तो इन्हें कहना चाहिए था वो बात, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वहां पे इसराइली नुमाइंदा मौजूद था जिसके साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया शहबाज शरीफ ने, तो ये एक बहुत बड़ा तारीखी मौका था। शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, उनके साथ एक फर्द छोड़ के साथ जो है वो इसराइल का वजीर खारजा खड़ा था, उनका नुमाइंदा खड़ा था, और शहबाज शरीफ को खड़ा भी पीछे किया हुआ था कि हेड ऑफ द स्टेट है। शहबाज शरीफ साहब से आगे जो है वो वज़ीर खारजा और इस तरह के लोग खड़े हुए थे। अब हेड ऑफ द स्टेट है तो आगे आकर खड़े होना चाहिए था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को पिछली सफ में भेज दिया, जैसे अक्सर उन्हें भेज दिया जाता है, और उनके साथ ही खड़ा कर दिया उसी सफ में इसराइली नुमाइंदे को भी, और ये भी उसके साथ खड़े हो गए और चेहरे पे इनकी खुशियां टपक रही थी। तो एक तारीखी मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ने गेम उठाई डोनाल्ड ट्रंप की और साथ खड़े हो गए इसराइली नुमाइंदे के, और इसराइल की मजम्मत भी नहीं की। वैसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बताता हूं आगे जाके कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा, लेकिन देखें ये जो जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, फजलुर रहमान, ताहिर अशरफी, ये बहुत सारे नून लीग के लोग जो हैं वो भी, और बहुत सारे हमारे दानिशवर हैं, खासतौर पे वो प्लाटों में भागने वाला जो लाल टोपी, ये सारे अब मुनाफकत करेंगे या बताएंगे कुछ। देखिए ना, इमरान खान को तो ये सारे कहते रहे हैं अक्सर औकात कि वो यहूदियों का एजेंट है, जो कि बहुत गलत है, काबिल मजम्मत है, ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सारे ये कहते रहे ना। तो आप ये बताएं ना कि आज जो हुआ वहां अमेरिका में, उसके ऊपर इनका रद्द-ए-अमल क्या है, या उसके ऊपर ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तो फिलहाल तो सारे चुप हैं, मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं। तो ये एक तरह की मुनाफकत है जो ये लोग करते हैं। शहबाज शरीफ ने यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कि लेट मी से मिस्टर प्रेसिडेंट, के जनाब सदर मुझे यह कहने की इजाजत दीजिए, यू आर ट्रूली सेवियर ऑफ साउथ एशिया, आप पूरे जनूबी एशिया के सेवियर है। शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत है सेवियर। ये जूते पॉलिश करने के चक्कर में अपना ईमान खराब ना करें। ये बात अगर इमरान खान ने कह दी होती ना, तो मौलवियों ने जमीन आसमान अभी तक एक कर देना था। ये बात अगर इमरान खान ने की होती ना, तो अभी तक पाकिस्तान की सियासी जमातों ने पिट स्यापा डाल देना था। पाकिस्तान के दानिश्वरों ने, मौलवियों ने, इन सब ने रोला डाल देना था कि आप कैसे सेवियर कह सकते हैं, आप तो अपना ईमान खराब कर रहे हैं। अभी तक मौलवियों ने इमरान खान का निकाह जो है वो फारिग कर देना था कि जनाब दोबारा निकाह करें, आपका तो निकाह फारिग हो गया। ये इस किस्म के मौलवी फतवे देते हैं। तो सेवियर ऑफ साउथ एशिया, एक एक आदमी का सेवियर अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वही जान बचाने वाला, वही जान लेने वाला, वही पैदा करने वाला सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर है। हमारा ये ईमान है। तो मैं आपको आजाद कश्मीर से बहुत अहम डेवलपमेंट देने वाला हूं। ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज है, और जो चीजें अब तक तय पाई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए हैं। देखिए, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात मैंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं, तो बहुत लोग तनकीद करते हैं। देखिए, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, उन्हीं को पीछे हटाना पड़ेगा ना, उन्हीं को कहना पड़ेगा कि हमें हमारे हकूक वापस दिए जाए। सियासतदानों के पास तो इख्तियारात है ही नहीं, ना उनके पास हकूक हैं, ना उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो जिसने कब्जा किया हुआ है, आप उसी के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों पे कब्जा हुआ है वो आपस में मुज़ाकरात करते रहें और उन्हें लगे कि कब्जा छूट जाएगा। तो जिन्होंने कब्जा किया, मुज़ामत भी उनके खिलाफ होती है, और फिर बाद में बातचीत करके उन्हीं को पीछे हटाया जाता है। बहरहाल, ये जो आसिम मुनीर साहब के नुमाइंदगान या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान हैं, उनके बीच में मुज़ाकरात हुए हैं और बहुत सारी चीजों पर इत्तफाक राय हो गया है। अब तक जिन चीजों पर इत्तफाक राय हुआ वो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। इससे पहले शायद आपको किसी मीडिया ने इसके बारे में नहीं बताया होगा, और ये डेवलपमेंट अभी जारी है। और अगर ये चीजें जो फाइनल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, इनकी अप्रूवल आ जाती है, और फाइनल अप्रूवल आप जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर से टॉप से आएगी। अगर ये फाइनल अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी, और फिर आप आजाद कश्मीर के अंदर कुछ और देखेंगे। तो आजाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। जो चीजें जिन पे मामला तय पा गए, उनमें सबसे पहली चीज यह है कि सीटें कम की जाएगी। जो महाजरीन की नशिस्तें रखी गई हैं आजाद कश्मीर की असेंबली में, और उनका इलेक्शन करवाया जाता है ज्यादातर पंजाब में, और इसी इलेक्शन की कंपेन PMLN कर रही है। ये 12 सीटें थी। इन सीटों को 4 से 6 के बीच में लाने के लिए मुज़ाकरात हुए हैं, और ये 2 तजावीज मौजूद हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, मेरे ख्याल में उसमें 4 सीटें रह गई हैं, और 6 सीटें दूसरी जानिब से कहा जा रहा है। ये बात पहले भी सामने आई थी, तो अब दोबारा ये बात सामने आई है कि वो सीटें कम की जाएंगी। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, शौकत नवाज मीर साहब वापस पहुंचाए जाएंगे
आजाद कश्मीर में, और उन्हें बाकायदा रिहाई का तरीकाकार भी हो जाएगा, उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। तो एक तो शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से भी ये डेवलपमेंट है, और कुछ इंफॉर्मेशन जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई वो ये बता रही है कि जहां उन्हें रखा गया था रावलपिंडी में, वहां से उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, और अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में शौकत नवाज मीर साहब मंजर आम पे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर डेवलपमेंट है वो ये है कि 4th शेड्यूल के अंदर जिन जिन के नाम डाले गए उसका खात्मा किया जाएगा, और फोर्सेस की बड़ी तादाद में वापसी हो जाएगी आजाद कश्मीर से, जिसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है फौरी तौर पे। अगर ये फाइनली ये ड्राफ्ट जो है इसकी दोनों तरफ से अप्रूवल हो जाती है, क्योंकि यहां पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने तो कुछ चीजों पे इत्तफाक राय कर दिया है, और बहुत सारी चीजों पे इत्तफाक राय पहले भी मौजूद था। और एक और चीज जो इसके अंदर हो रही है वो ये कि इलेक्शन मौखर किया जाएगा। ये एक डिमांड सामने आई है कि इलेक्शन को लगभग 45 दिन के लिए आगे किया जाएगा, क्योंकि जब आप नशिस्तें कम करेंगे तो पूरे इलेक्शन की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, और फिर कंपेन भी नहीं हो सकी अभी तक आजाद कश्मीर में। नून लीग को तो अंडे पड़े हैं, उन्हें तो वहां धक्के पड़े हैं। नून लीग वाले बेचारे 50-50, 60-60 बंदों की रैलियां निकालते हैं रावलपिंडी में, और वो वहां पे टिकटॉक बना के वो बता रहे हैं जनाब हमने तो कंपेन चलाई है। तो नून लीग की जो टोटल कंपेन है वो आजाद कश्मीर से बाहर बाहर है, आजाद कश्मीर की बाउंड्री के अंदर वो दाखिल होने की उन्होंने जरूरत भी नहीं की, और जो लोग वहां पे निकले उनको वहीं पे दबा दिया आजाद कश्मीर में खवातीन ने और बच्चों ने। उन्होंने अंडे और डंडे मार मार के भगाया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे हम कंपेन नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही कुछ हुआ, वो जो फैसल राठौर वजीर आजम है उसको चोर चोर के नारे लग गए, अंडे भी फेंके गए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आजाद कश्मीर में हो रही हैं। ऐसे माहौल में इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो इलेक्शन जो है इसको मौखर किया जाएगा, और अंदाजा ये है कि 45 एक दिन तक इलेक्शन आगे किया जाएगा। अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खुद से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि वो अपने उम्मीदवारों के नाम दे दे, और वो ये बता दें, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों ने जो स्टेज पे भी मौजूद रहे हैं उन्होंने कागजात नामजदगी तो अपने अपने हलकों से जमा करवाए हुए हैं। और इस वक्त जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सिचुएशन है, यानी 45 टोटल सीटें हैं, तो उनमें से 12 आप निकाल दें तो पीछे आजाद कश्मीर के अंदर जो बचती हैं वो 33 नशिस्तें हैं। और उनमें अभी मैं कुछ वहां जो जर्नलिस्ट हैं, लोकल जो लोग हैं, वहां उनसे बातचीत करता हूं, कहते 33 में कहीं पे भी पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो फेवरेट नहीं है। वो अगर बहुत भी जोर लगाए, एस्टेब्लिशमेंट उनका हाथ पल्ला डलवा भी दे, तो वो बहुत कोशिश करके सारे मिलकर 10 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी इसमें 20 से ज्यादा सीटें जीतना ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के उम्मीदवारों के लिए बहुत आसान रहेगा अगर वो अपने मुतालबात मनवा लेते हैं तो, और इलेक्शन मौखिर हो जाता है तो। ये दोनों चीजें जो है वो इसकी शर्त है। अगर इलेक्शन मौखिर नहीं होता तो फिर एक बात याद रखिएगा, ये फिर धोखा है सारा। ये धोखा इसलिए है कि किसी तरह इलेक्शन करवा लिए जाए, और इलेक्शन होने के बाद दोबारा से फिर गंद मारेंगे, फिर बंदे पकड़ेंगे, फिर से मुकदमा दोबारा खोल देंगे और सबको काबू करना शुरू कर देंगे, बड़े पैमाने पे ऑपरेशन होंगे, तो वो तो धोखा है। अगर ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होते तो, अगर ये इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बड़ा स्मार्टली अपनी ताकत को, अवामी ताकत को इस्तेमाल किया है और अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। मैयतों की वापसी का एक मुतालबा था कि जो लोग शहीद हो गए थे, क्योंकि 42 अफराद की शहादत की लिस्ट जारी की एक दिन पहले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, कि ये वो हमारे लोग हैं जो अलग अलग इजला में इस सारी तहरीक के दौरान शहीद हो गए। अब वो जो 42 अफराद हैं उनकी मैयतों की वापसी का एक मुतालबा था, जो अमानतन दफनाई गई हैं वो मैयतें भी वापस की जाएंगी सरकार की जानिब से ताबूतों में रख के। तो ये मुतालबा भी तस्लीम किया गया है जब दो तरफा बातचीत हुई, और मुकदमात का खात्मा किया जाएगा। ये जितनी जाली मुकदमात बनाए गए हैं दहशतगर्दी के और अलग अलग किस्म के शरपसंदी के, तो ये मुकदमात का खात्मा भी हो जाएगा, और ये जो कलदम तंजीम बना दी गई है ये मामला भी खत्म हो जाएगा, और साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, इसका एक मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान में ये तो एक ऐसा ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन आजाद कश्मीर के लोग अगर साफ और शफाफ इलेक्शन करवा लें और वो नतीजा ले लें जो लोगों ने वोट डाला है, तो फिर आजाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कोई बड़े से बड़ा डिक्टेटर या वहां बैठा हुआ कोई भी सरकारी मुलाजिम अवाम की किस्मत के साथ नहीं खेल पाएगा। कारोबारी जिंदगी बहाल हो जाएगा और फूड सप्लाई चेन भी बहाल हो जाएगी। इन चीजों के ऊपर नाज़रीन इत्तफाक राय पैदा हो गया है, और इक्का दुक्का चीजें जिन पे डिस्कशन अभी जारी है। अगले चंद घंटों में कोई डेवलपमेंट आ सकती है, और एक आधे दिन के अंदर इसकी अप्रूवल आने के बाद आपको चीजें होती हुई भी दिखाई देंगी। जो सरकार है उसकी कोशिश ये थी कि 27 तारीख को ही इलेक्शन करवाया जाए और इसी डेट पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन का माहौल बना ही नहीं। ना इलेक्शन के लिए हालात साजगार है, और ना ही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग ये मान रहे थे। अब अगर इलेक्शन आगे जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ेगी, वो बहुत मकबूल है। फिर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर अपने मुतालबात तस्लीम करवा लेती है और फिर इलेक्शन में जाती है, तो उनके पास 42 शोहदा की लाशें भी हैं,
और जो उनका एक सेंटीमेंट आएगा लोगों का, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जो जितना मर्जी जोर लगा ले, सेक्टर कमांडर भी ऊपर से लेकर नीचे तक सब जोर लगा ले, वो नहीं इलेक्शन वहां पे फिर जीत सकेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया गया है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पॉलिटिकल फेस सेविंग तो करनी होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात किए बराह रास्त जाक के साथ या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक फौज के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बेचारे छुप छुप के गन डालते हैं तो वो सामने तो नहीं आ सकते। तो वो फेस सेविंग के लिए पॉलिटिकल पार्टी लेकर आएंगे और उसमें जो नाम आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश यही है कि कुछ भी करके बिलावल को हुकूमत बनाकर दी जाए आजाद कश्मीर में।